साथियों, आज जो आपको प्रश्न पत्र साझा किया गया है, उस प्रश्न पत्र को हल किया जा रहा है एक व्याख्यात्मक तरीके से। और ये जो प्रश्न हैं वो साथियों सीटेट परीक्षा में पूर्व में आए हुए हैं। तो इन प्रश्नों से आप प्रकृति को आसानी से समझ सकेंगे और इन प्रश्नों के साथ साथ आपको बहुत सारे तथ्य भी साझा किए जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप लेखन सामग्री लेकर के बैठे और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो नोट भी करते चलें। साथियों, आप जानते हैं कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र अब तक का सर्वस्वीकार्य ये शासन प्रणाली है। ये विश्व में ये माना जाता है कि यूनान के नगर राज्यों से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, लेकिन वो लोकतंत्र एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, क्योंकि नगर राज्यों की जनसंख्या कम होती थी और वहाँ के वासी स्वयं भाग लेते थे, निर्णय सामूहिक रूप से लेते थे और प्रतिनिधिक लोकतंत्र नहीं था। लेकिन जब जनसंख्या बहुत बढ़ी तो हम सीधे नहीं बल्कि हम प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने शासन तंत्र को संचालित करते हैं। भारत में जो 16 महाजनपदों का काल था साथियों, तो वहाँ वज्र संघ हो या अन्य जगह वहाँ पर जो है लोकतांत्रिक गणराज्य प्रचलित थे। आधुनिक लोकतंत्र की परिभाषा सर्वप्रथम देने वाले वो अब्राहम लिंकन थे, जिन्होंने गेट्सबर्ग सम्मेलन में वर्तमान में जो सर्वस्वीकार्य परिभाषा है कि लोकतंत्र वस्तुतः लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों का शासन है। यानी ये बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल, ये जो परिभाषा है, डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, उसे सर्वप्रथम देने का कार्य वो अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति ने वो गेट्सबर्ग सम्मेलन में दिया था। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। और यहाँ पर साथियों जो विकल्प है वो ये है कि लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। तो मतदान द्वारा वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं साथियों। तो मतदान है, धरना है, रैली है, सामाजिक आंदोलन, ये वोटिंग, धरना, रैली, सोशल मूवमेंट जो होते हैं वो वास्तव में लोकतंत्र के प्रतिनिधिक तौर पर, यानी लोकतंत्र में जो पार्टनरशिप है वो इन तरीकों से होती है। अर्थात ये जो 31वें का दूसरा विकल्प ही सही है, इसमें पूरी बात आ जाती है। ये अन्य विकल्पों में पूर्ण बातें नहीं आ रही। जैसे आप पहला विकल्प आप देखिए कि लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व हैं जनभागीदारी, संघर्ष, समाधान, समता और न्याय, प्रतिबद्धता, न्याय के प्रति प्रतिबद्धता, ये पूरी बात नहीं आ रही। फिर तीसरे में केवल चुनाव में मतदान द्वारा लोकतंत्र पूर्ण नहीं होता। और चौथा, लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में अवधि 5 वर्ष है। तो ये केवल मतदान द्वारा लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी संभव नहीं होती है। अतः सबसे इसका सटीक उत्तर वो विकल्प 2 है। साथियों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का उत्तर खोजते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। 32वां प्रश्न साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्नों पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? तो विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं और
विद्यार्थियों जो उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना और अंतर कर पाने में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये पॉइंट जो है इसका आप समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो है, पहली बात तो ये कह रहे हैं कि किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना या अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल है। यानी वो पूरी बात को स्पष्ट करने में वो असफल हैं। तो आप देखिए इसमें पहला कि साप्ताहिक बाजार में बिकने वाली सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। तो ये तुलना स्पष्ट है कि अपेक्षाकृत जो साप्ताहिक स्थानीय बाजार होते हैं, वहां पर सस्ते दरों पर और सभी स्तर के उपभोक्ताओं के लिए वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, जबकि जो माल है, शॉपिंग मॉल है, वो कुछ ही लोग उनके खर्च का वहन कर सकते हैं। दूसरा है कि साप्ताहिक बाजार में स्थानीय दुकानें नहीं होती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। ये भी नहीं संभव है इसमें। कहने मतलब ये भी सफल है कि भाई साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती हैं। साप्ताहिक यानी सप्ताह के एक दिन कभी वो दुकानें लगती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। तो ये सफलतापूर्वक तुलना हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्र में होते हैं। तो साप्ताहिक बाजार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में होते हैं, ये भी सही है, और शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में होते हैं, ये भी अंतर बिल्कुल स्पष्ट है और सफल है जो भी विद्यार्थी तुलना कर रहा है। और चौथा आप देखिए कि साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह में के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। तो ये यहाँ पर जो तुलना करने में विद्यार्थी असफल हो रहा। यहाँ आप देखिए कि साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं। ये निश्चित दिन लगते हैं, ये बिल्कुल सही। जबकि इसको यहाँ पर कहना चाहिए तुलना में कि शॉपिंग मॉल प्रतिदिन वो दुकानें खुलती हैं, जबकि वो तुलना में ये कर रहा है कि ये बहुमंजिली इमारत है और जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। तो यहाँ पर चौथा विकल्प वो साथियों, यहाँ विद्यार्थी असफल हो रहा है और वो सही तुलना नहीं कर पा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा। एक विद्यार्थी का ये साथियों प्रश्न है कि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे वो सब कुछ वो सपाट कैसे दिखता है। तो इस के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ मार्ग कैसे आप विद्यार्थी को स्पष्ट कर पाएंगे। तो पहले विकल्प को देखते हैं और इस विकल्प में है कि सजीवता के साथ यह दिखाने कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। तो साथियों आप जानते हैं कि ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी का लघु मॉडल होता है, जिस पर अनेक काल्पनिक रेखाएं यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं वो खिंची होती है और उस पर मानचित्र भी अंकित होता है। यानी ये बिल्कुल सजीवता यानी मूर्तता में आप मूर्त रूप में पृथ्वी का स्वरूप दिखा रहे हैं और उस पर मानचित्र दिखा रहे हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग होगा, अन्य विकल्प सर्वश्रेष्ठ नहीं होंगे। तो यहाँ पर साथियों आपका जो विकल्प है वो पहला विकल्प वो सही हो जाएगा। पहले विकल्प को आप सही करेंगे
क्योंकि यहाँ पर ग्लोब के माध्यम से हम बच्चे को मूर्त रूप से दिखा पा रहे हैं कि ग्लोब जो पृथ्वी का लघु मॉडल है वो गोल है और उस पर मानचित्र अंकित है। तो सबसे सटीक उत्तर ये पहला होगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। 34वां प्रश्न, आप इसे देखेंगे। 34 ये दिया हुआ है कि एक मिनट, हाँ, ये 34वां प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन ये है कि सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। तो सामाजिक विज्ञान का साथियों कला के साथ बिल्कुल दृढ़ संबंध है। जितनी भी कलाएं होती है वो सोशल साइंस से सीधे जुड़ी होती है, चाहे वो चित्रकला हो, मूर्ति कला हो या शिल्प कला हो, स्थापत्य कला हो, वो सामाजिक विज्ञान का हिस्सा होती है साथियों। तो तर्क है कि चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य को निरूपित करती है। तो ये सही व्याख्या भी है, यानी अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं। साथ में अभिकथन के तर्क द्वारा व्याख्या भी हो रही है। अर्थात तो ये जो पहला विकल्प है वो साथियों बिल्कुल सही है। पहला विकल्प वो सही है। अगले उत्तर की ओर बढ़ते हैं। 35वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 35th, 35वां प्रश्न साथियों यह है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर साथियों कथन है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, आनुभविक और सत्यापनीय है। यानी ये द नेचर ऑफ सोशल साइंस इज एविडेंस बेस्ड, एम्पिरिकल एंड वेरिफिएबल, यानी वेरिफिकेशन भी हो सकता है। तो ये आंसर इसमें खोजने का प्रयास करते हैं। फिर कथन ये है कि इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान के रूप में लिया जाता है। तो ये तो सही है कि सामाजिक विज्ञान में कोई जो प्राकृतिक विज्ञान है उसकी भांति कोई एक ही व्याख्या सभी जगह सत्य नहीं होगी। सामाजिक विज्ञान वो बदलते हुए परिस्थिति के अनुसार, परिवेश के अनुसार वो उसमें बदलाव होता है। ये भी सही है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित है, अनुभविक है और सत्यापनीय है। और कथन बी भी सही है। लेकिन ये ए कथन ए की साथियों व्याख्या बिल्कुल नहीं कर रहा है। कथन ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ ये पॉइंट यानी आपका जो फोर्थ विकल्प है वो सही है। फोर्थ विकल्प को आप सही करें। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। चौथे विकल्प पर आप टिक करेंगे। अगले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 36वां प्रश्न है कि रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में
तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। तो ये मान्यता साथियों बहुत लंबे समय से है, यानी ये जो जेंडर के प्रति जो सोच है वो बहुत समय से चली आ रही है और इसीलिए इसको हम कहेंगे जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा। ये जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा है, जबकि इस धारणा को तोड़ना चाहिए कि भाई जो है महिलाएं भी वो तकनीकी अब दिमाग रखती हैं और विज्ञान हो या गणित हो सभी के क्षेत्र में वो बेहतर काम कर सकती हैं। तो ये एक पुरानी अवधारणा है जो अब उचित नहीं है, इसीलिए इसको हम जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा का आशय साथियों ये है कि वो जो है आ, कि जो जन सामान्य में बहुत लंबे समय से सोच चली आ रही है वही सोच को लेके चलना, कि जैसे ये सोच कि प्राय लड़कियां वो गणित में कमजोर होती है, ये सोच वस्तुतः पुरानी है। जबकि आप जानते हैं कि जो शकुंतला देवी वो एक महिला है और वर्तमान में गणितीय गणनाओं को करने का कौशल उनमें बहुत अधिक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा है इस पे जो है सीधे उत्तर आप कर सकते हैं। अगला 38वां प्रश्न है साथियों, 37वें प्रश्न को पहले लेते हैं। 37वां प्रश्न है 37। विद्यार्थियों को भारत के चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? तो यहाँ पर साथियों कौन सी शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी, तो आप देखिए ये कि विद्यार्थियों को भारत की चुनाव के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? तो साथियों क्या होता है कि वो जो करके सीखने की विधि होती है उससे प्राप्त जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। तो ये पहला है कि विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना। तो ये सर्वे करने से बहुत कुछ नहीं सीख सकते हैं। अब दूसरा है कि कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। बिल्कुल सही है कि ये कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों या मॉनिटर का चुनाव होना है और वो जो चुनाव की समस्त प्रक्रियाएं होती हैं कि भाई मॉनिटर पद हेतु नामांकन और उसके उपरांत अन्य जितने भी विद्यार्थी हैं जिन छात्रों ने अपना नामांकन किया है उनमें उनका वो विद्यार्थी चुनाव करके खुद ही देखेंगे तो लोकतंत्र के प्रति बेहतर समझ उनमें विकसित होगी। यानी जब कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करके वो स्वयं करके सीखेंगे तो बेहतर रूप से सीख पाएंगे। अर्थात साथियों ये 37 का दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। ये इसे जो है आप ये कहिए कि लर्निंग बाय डूइंग के तौर तरीके से बच्चे आसानी से सीख पाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों यानी चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा कि कौन सा द बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस कि आदिवासी और ये जो चलवासी चरवाहे होते हैं उनके बारे में वो जाने। तो ये कैसे बच्चे श्रेष्ठ रूप से उनके बारे में जान सके, इस पर कौन सा
तरीका सबसे बेस्ट होगा साथियों, तो इस तरीके को हम लोग समझेंगे कि पहले तो बात ये है कि बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना। जो ऐसे चरवाहे होते हैं, आदिवासी प्रकृति के होते हैं, उन पर कोई वृत्तचित्र यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना या मूवी दिखाना, ये सबसे बेस्ट माध्यम है, क्योंकि ऑडियो विजुअल माध्यम से बच्चे आसानी से वो सीख पाएंगे। बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। तो साथियों, ये ये जो विकल्प है इसमें सबसे बेस्ट विकल्प है, क्योंकि व्याख्यान एवं सेमिनार जो होगा वो केवल ऑडियो मेथड है। फिर इसमें क्या है, जैसे तीसरा है आदिवासियों एवं चलवासी जो चरवाहे हैं उन पर सामूहिक चर्चा, तो यहाँ पर भी केवल ऑडियो वे है। और चौथा की पाठ्य पुस्तक का पठन, तो ये उबाऊ है। अगर बच्चों को हम जो है बकरवालों पर चलचित्र यानी मूवी या डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाते हैं, तो बच्चे आसानी से वो जो है आदिवासियों और चरवाहों के बारे में अपनी समझ को साथियों विकसित कर पाएंगे। अर्थात ये जो विकल्प है पहला, वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अब जो है 39 कि विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। तो ये देखिए, अब यहाँ पर साथियों ये उत्तर देखते हैं इसका कि विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में किस तरह करना चाहिए। नंबर 1 है कि संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। ठीक है। फिर दूसरा है कि वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख दे लेना। ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सभी विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को बोर्ड पर अंकित करना उचित रहेगा। तीसरा, विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है, ये भी गलत है। सभी विद्यार्थियों की जो बातें उनके मुख्य बिंदु अगर लिख लिए जाएंगे श्यामपट्ट पर तो बेहतर होगा। फिर चौथा, चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना, तो ये संभव नहीं है कि हर बात को अभिलेखित करना। तो यहाँ पर जो पहला उत्तर साथियों है वो बिल्कुल सटीक बता है कि भाई जो संकल्पनाएं दे रहे हो और विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना, वो चीज जरूर श्यामपट्ट पर लिखी जानी चाहिए। अर्थात 39 का पहला उत्तर वो साथियों सही है। अगले उस पे चलते हैं। 40वां प्रश्न है, आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है और जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में कौन सा ऐसे उद्देश्य पूरा करता है या करते हैं। ये जो है ये कूट में उत्तर है साथियों, कि पहले तो आपराधिक न्याय प्रणाली पर एक पाठ का पठन किया शिक्षक ने, और अब उसने सोचा कि भाई जो न्याय प्रणाली है वहां पर जा करके बच्चे व्यवहारिक दृष्टि से वो समझे जा करके, तो इस दृष्टि से उसने वहां पर जिला न्यायालय में
बच्चों को ले जाना उचित समझा। तो यहाँ पर कौन सा कूट में उत्तर होगा? तो साथियों, ये आप 40वें प्रश्न को आप लोग देखिए कि ये पहला है कि न्यायालय के प्रकार्य का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। बिल्कुल सही है कि न्यायालय कौन सा कार्य करता है, उसकी भूमिका क्या है न्यायपालिका की। फिर बी है न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। ये निगेटिव है, बी बिल्कुल नहीं हो सकता। और सी विभिन्न मुद्दों मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना और उन्हें कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी बिल्कुल निगेटिव है। अर्थात जो 40 का साथियों केवल एक ही सत्य होगा। और कूट में जो चौथे विकल्प में आप देख रहे हैं कि चौथे विकल्प में केवल ए आया है, अर्थात आप इसे सही कर देंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41वां है, निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? तो सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में साथियों भ्रांत धारणाएं क्या क्या हैं, इसे हम लोग समझते हैं। भ्रांत धारणाएं क्या हैं? पहली बात तो यह एक गैर उपयोगी विषय है। ये प्रायः लोग ऐसा समझते हैं कि ये एक गैर उपयोगी विषय है, कि इसका सीधे कोई उपयोग नहीं है, और इसीलिए कला संवर्ग को वो चुनते नहीं। ये सही है। बी प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। प्राकृतिक विज्ञानों में साथियों ये जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, ये बॉटनी, ये सभी विज्ञान आते हैं। और ये विचार प्राय भ्रांति है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, ये भी सही है। फिर सी, यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। तो ये भी सही है कि सामाजिक विज्ञानों में हम तथ्यों को अधिक से अधिक रटते हैं। और डी है कि सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमी यानी शिक्षाविदों के रूप में, टीचर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में होते हैं। ये चारों विकल्प सही है। अर्थात साथियों ये जो हमारा चौथा उत्तर, ये तीसरा विकल्प है साथियों, ये तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इसमें सभी ऑप्शन आ जा रहे हैं। अगले उत्तर की ओर बढ़ते हैं। 42 प्रश्न है, उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से किनकी जानकारी होनी चाहिए? तो देखिए साथियों, उष्णकटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन के बारे में बताना है। तो आप जानते हैं कि जो ट्रॉपिकल जोन होता है वो जो है विषुवत रेखा के दोनों ओर, या ये कह ले कि कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य होता है। और ये कर्क रेखा हो, मकर रेखा हो या विषुवत रेखा हो, अक्षांश होता है, ये जानना जरूरी है। दूसरी बात ये है कि ग्लोब के बारे में जानकारी हो। ग्लोब पृथ्वी का लघु मॉडल है और उससे हमें जानकारी मिलती है। और आतपन, आतपन यानी सन आइसोलेशन। आप जानते हैं कि भाई ट्रॉपिकल जोन में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो इसमें क्या होता है कि वो जो सन आइसोलेशन है वो बहुत अधिक होता है, उच्च ताप हो जाता है। लेकिन यहाँ उष्ण गठबंध की संकल्पना को समझने के लिए देशांतर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देशांतर वो उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर के दक्षिणी ध्रुव पे मिलते हैं और इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ रही है।
आप देख पा रहे हैं कि ये बी ग्लोब जानना जरूरी है, आतपन यानी सन आइसोलेशन होता है, और अक्षांश। अगर इन तीन बातों का ज्ञान है तो साथियों इस यानी जो उष्णकटिबंध की संकल्पना है वो पूरी हो जाएगी। अर्थात तो इसमें साथियों जो आपका उत्तर वो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आप दूसरा विकल्प सही है। अगले हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब ये देखते हैं, सही विकल्प का चयन करते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है कि नागरिक शास्त्र से राजनीति विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। अब देखिए, जो है नागरिक शास्त्र, पहले ये विषय वस्तुतः सिविक्स के रूप में होता था वो, और ये हम इसे जो है नागरिक शास्त्र के रूप में ही जूनियर स्तर के कक्षाएं हों उसमें हम इसे नागरिक शास्त्र के रूप में ही पढ़ते हैं, और उच्च कक्षाओं में यानी डिग्री कॉलेजेस में इसका नाम राजनीति विज्ञान नामावली में परिवर्तित हो जाता है, कि जिससे जो है भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। ये बिल्कुल सही है। अब इसके बाद ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। ये बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। ब्रिटिश काल में ये पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली भारत में वो नागरिक शास्त्र सिविक्स के रूप में था, और इसे ही इस भाव को बदलने के लिए खत्म किया गया था। यानी ए और आर साथियों दोनों सही है, और आर वो सही व्याख्या भी करता है। अब अगले 44वें प्रश्न के उत्तर को खोजते हैं। 44वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में स, बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आ, आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं। तो कौन सी गतिविधियां वो समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं। ए, विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। तो ये बराबरी के लिए नारे लिखना, ये साथियों इसमें क्या है कि यहाँ पर आप ये तो बराबरी हो रही है, तो यहाँ पे आलोचना नहीं हो रही महिलाओं की, तो ए नहीं हो सकता। फिर बी है, विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है, और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों। तो यहाँ पर जरूर बात आ रही है कि यहाँ बात आलोचनात्मक आ रही कि महिलाएं प्रायः फुर्सत में होती घरों में और पंचायत किया करती हैं, तो ये महिलाओं की एक आलोचना दिख रही है। फिर सी है, विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसर पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो भाई ये कि प्रायः छात्राओं की उपस्थिति वो कम है क्या, जो विद्यालय में वो प्रायः उपस्थिति उनकी कम होती है, तो ये हो सकता है, यानी बी और सी हो सकता है। और ये साथियों ये जो विकल्प 3 है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, बी और सी, उत्तर बी और सी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं।
45वां है कि शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? तो एक है कि राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच 3 अंतर सूचीबद्ध करिए। तो शासन व्यवस्था को अच्छा लेते समय सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करना। तो यहाँ पर साथियों अंतर में आलोचनात्मक विकास कौशल नहीं आ सकेगा। तो यहाँ पर साथियों आप ये मानिए कि इस प्रश्न में जो पहला विकल्प वो सही नहीं है। राजतंत्र और लोकतंत्र तांत्रिक सरकार के बीच 3 अंतर केवल सूचीबद्ध करना है, बच्चा वहां पर कोई आलोचनात्मक मूल्यांकन को उसे अवसर नहीं मिलता। दूसरा है कि लोकतंत्र सरकार की क्या विशेषताएं होती हैं, विशिष्टताएं यानी उसकी विशेषताएं वो लिखना भी एक तथ्यात्मक जानकारी है, यहाँ पर भी कोई आलोचनात्मक मूल्यांकन का अवसर वो साथियों आलोचनात्मक विचार कौशल और सामाजिक जागरूकता दोनों चीजें आ नहीं पा रही हैं। वो तो एक तथ्यात्मक चीजें हैं, 1 और 2 में वो पढ़ी पढ़ाई चीजें हैं जो आ जाएंगी। फिर तीसरा हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष अपना प्रदर्शन करना जायज है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। तो इसमें साथियों आलोचनात्मक मूल्यांकन और सामाजिक समस्या के प्रति जागरूकता बिल्कुल वो स्पष्ट अवसर मिल रहा है। अर्थात आपको ये विकल्प 3 ये बिल्कुल सही उत्तर है। अब अगले उस पे हम चलते हैं साथियों 46वां प्रश्न। एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना और ये ब्लैंक है प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। तो ये अब क्या आवश्यकता है इस पे? पहली बात तो साथियों ये है कि अनुप्रयोग, फिर दूसरा है समझ, तीसरा है विश्लेषण और चौथा है ज्ञान। तो यहाँ पर साथियों वो क्या करता है, एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है कि भाई विश्लेषण क्या करता है कि जो साप्ताहिक बाजार होते हैं सप्ताह के 1 दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल वो सप्ताह के प्रत्येक दिन होता है। साप्ताहिक बाजार वो शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में हो सकते हैं, जबकि जो शॉपिंग मॉल होते हैं वो केवल शहरी क्षेत्रों में होते हैं। साप्ताहिक बाजार में वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती मिलती है, जबकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वस्तुएं वो हर व्यक्ति उनके खर्च को वहन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर साथियों ये तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है। यहाँ जो है छात्र वो विश्लेषण करेगा, तीसरा उत्तर सही है। अगले 47वें प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें देखिए भारतीय संघवाद यानी इंडियन फेडरलिज्म की समझ व सराहना की जांच करना है। तो पहले संघवाद होता क्या है साथियों? ये संघवाद बड़े देशों के राज्य व्यवस्था में जो केंद्र और इकाइयों
के बीच जो शक्तियों का बंटवारा संविधान के तहत कर दिया जाता है, वहां पर दोहरी न्यायपालिका होती है, दोहरी कार्यपालिका और दोहरी वो विधायिका होती है। आप देखते हैं कि जो भारतीय संघ है वो उसमें एक बात ये है कि दोहरी कार्यपालिका है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है तो अपने उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है तो दोहरी कार्यपालिका है साथियों। और केंद्र में संसद विधायिका के रूप में है और राज्यों में वो क्या है कि वो विधायिकाएं हैं, तो ये सही है। लेकिन एकीकृत न्यायपालिका है। यहाँ पर साथियों सर्वाधिक उपयुक्त पूछ रहा है, तो संघवाद में शक्तियों का बंटवारा आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में जो जो है 3 अनुसूचियां दी गई हैं, वो जो है सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, उसमें विधायी विषयों का बंटवारा भी है। तो यहाँ पर साथियों सर्वाधिक कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त होगा, तो राज्य के तीनों अंकों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का संक्षिप्त विवरण। फिर दूसरा है शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य क्या है, ठीक है। फिर 3 आपके विचार में क्या होता है यदि राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र के द्वारा लिए जाते। तो साथियों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सबसे बेस्ट संघवाद की व्याख्या होती है वो, यानी संघवाद की समझ और सराहना कहाँ से आप ले रहे हैं कि भाई केंद्र ही होता, राज्य होते ही ना, तो तब फिर वो बच्चा विशेष रूप से समझ विकसित करेगा कि क्या स्थिति होती। फिर तो वो हो जाता कि भाई जैसे कि एकात्मक राज्य व्यवस्था जो छोटे देश हैं, फ्रांस, इंग्लैंड, श्रीलंका, वो व्यवस्था आ जाती। और जो बड़े राष्ट्र हैं जैसे आदर्श संघ आप जानते हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। भारत में जो संघवाद है साथियों वो केंद्रीय झुकाव वाला है। उसमें जानबूझ करके केंद्र को अधिक शक्तिशाली किया गया, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत को तब तब गुलाम बनना पड़ा जब जब जो है केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई, चाहे तुर्कों का आक्रमण हो या मुगलों का आक्रमण हो तो या अंग्रेज आए, तो यहाँ केंद्रीय सत्ता जब कमजोर हुई तो भारत को गुलामी के अंतर्गत आना पड़ा। तो वो जानबूझ करके उन्होंने केंद्र को अधिक शक्तिशाली कर दिया। और ये ये जो तीसरा विकल्प है साथियों 47 का, वो बिल्कुल सही उत्तर है। आप इसे सही कर लीजिए। अगला अगले 48वां प्रश्न है मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? अच्छा भाई, ये एक लोकतांत्रिक आ, देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? तो आप जानते हैं कि संविधान में उन कानूनों, नियमों, उपनियमों का उल्लेख होता है जिससे एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की राज व्यवस्था साथियों संचालित होती है। तो यहाँ पर साथियों आप उसी के अनुरूप हम खोजेंगे आंसर, विद्यार्थी सी। अच्छा, ये क्या है कि एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को सही को समझा नहीं, प्रश्न को समझा नहीं, गलत उत्तर कर दिया। अच्छा देखते हैं पहला, विद्यार्थी सी वो कहता है कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूह पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करे। अच्छा ठीक है, एक लिमिटेड गवर्नमेंट तो संविधान करता ही है, तो यहाँ पर यानी संवैधानिक सरकार का अर्थ ही होता है कि सीमित सरकार। अच्छा दूसरा विकल्प विद्यार्थी बी, संविधान में हमें यह नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये सही समझ रहा है।
हमें नहीं जो सही समझ रहा है उसको देखना। विद्यार्थी डी, संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक को उस किसी भी चीज से वर्जित न हो जो बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध है। तो ये भी सही है कि अल्पसंख्यक वर्ग को प्रोटेक्शन दिया जाता है। अच्छा, ये पॉइंट थोड़ा सा कि ये जो है बिंदु फिर से एक बार देख लेते हैं कि विद्यार्थी डी वो ये समझने का प्रयास करता है कि भाई जो है विद्यार्थी डी, संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज से वर्जित न हो जो बहुसंख्यक को नित्य उपलब्ध होते हैं। बिल्कुल सही, संविधान इस व्यवस्था को लागू करता है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता है। फिर चौथा है कि विद्यार्थी ए, संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। बिल्कुल सही है, संविधान यही व्यवस्था करता है कि कोई स्वार्थी नेता वो वस्तुतः सरकार को या देश की व्यवस्था को अपने हाथ का खिलौना न बना ले। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो ये सभी एक बार दूसरा देख लेते हैं। विद्यार्थी बी, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे नियमावली तो देता है जिसके आधार पर वो राज्य व्यवस्था साथियों संचालित तो होती है। तो यहाँ लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है, इस प्रश्न पर विद्यार्थी बी, एक देश के शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियमावली चाहिए। इस दृष्टि से तो इसमें जो है सभी विकल्प सत्य प्रतीत होते हैं। ये इस प्रश्न के उत्तर में मुझे सभी विकल्प सही दिखाई दे रहे हैं। अतः अभी इसे छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपने विचार दीजिए कमेंट में 48 के उत्तर पे। अब 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 49वां, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर यानी स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। बिल्कुल सही है, ये स्क्रैप बुक के माध्यम से बच्चों को अलग अलग क्षेत्रों की वनस्पतियों के बारे में कि कहाँ पर टुंड्रा वनस्पति है, कहाँ पर टैगा वनस्पति है, मैंग्रोव वनस्पति है, तो ये स्क्रैप बुक का प्रयोग इसके लिए होता है साथियों। कारण एक कतरन रजिस्टर या स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्यांकन के आधार पर किया जाना चाहिए। साथियों ये बिल्कुल सही दोनों हैं और ए यानी अभिकथन की व्याख्या आर के द्वारा होती है। पहला उत्तर सही है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते 50वां है विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो तथ्यात्मक ज्ञान की जांच कर रहे हैं और उसमें तथ्यात्मक जांच हो रही है। तो यहाँ पर जो साथियों ये जो पहला विकल्प है कि नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजीज, यानी जो टर्मिनोलॉजीज मान लीजिए इकोनॉमिक्स में है कि भाई तथ्यात्मक ज्ञान अगर किसी बच्चे को होगा तो वो जो है बहुत आसानी से बता पाएगा कि मुद्रास्फीति क्या होती है, मंदी क्या होती है और स्टैगफ्लेशन क्या होता है। तो वो जो है तथ्यात्मक नॉलेज जो रखने वाला बच्चा वो पारिभाषिक शब्दावली और अन्य वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान
तो वर्गीकरण तो आंकड़ों पर आधारित होता है, और जो स्ट्रेटेजिकल नॉलेज होता है वो उसमें व्यवहारिक ज्ञान शामिल होता है। विषय विशेष कौशल ज्ञान वो एक स्किल होता है। तो साथियों, ये अगर तथ्यात्मक फैक्चुअल बात कहे तो आप इसमें पहला उत्तर सबसे बेस्ट है कि पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। 51वां प्रश्न है और इसको हल करते हैं साथियों। यहाँ पर 51वां 51st, ये यदि ग्रीनिच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे हो, यानी आपको वो ग्रीनविच मीन टाइम की बात आप कर रहा है, जीएमटी, यानी जो लंदन के उपनगर ग्रीनिच से होकर जाने वाली रेखा है साथियों, वो 00 डिग्री देशांतर होती है। आप समझ गए होंगे, 00 डिग्री देशांतर पर 12 बजे हुए हैं, तो कह रहे हैं 45 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी जो पूर्वी गोलार्ध में तो भाई सूर्य पहले ही चमक गया होगा, तो वहां पर वो कितने बज रहे होंगे। तो अब आप देखिए, यहाँ पर आप देशांतरी विस्तार देखिए, तो आप देख रहे हैं कि 45 डिग्री माइनस 0 हम करेंगे तो देशांतरी विस्तार हमारा आया 45, और 1 डिग्री पर 4 मिनट का साथियों अंतर होता है। तो जब 1 डिग्री पर वो साथियों 4 मिनट का अंतर होगा, तो हम 45 डिग्री पे निकाल लेंगे। तो हम 45 गुणे 4 किए, तो 45 गुणे 4 जब आप करोगे तो 45 चक्को 180, या 4 से आप गुणा कर लीजिए तो 4 पंचे 20, 2 हासिल, 4 चौक 16, तो 18, यानी 180 मिनट का अंतर आ रहा। और साथियों 180 मिनट का अर्थ है 3 घंटे आगे होगा समय 45 पूर्वी देशांतर पर। तो 3 घंटे आगे होगा, तो साथियों क्या हो रहा होगा कि वहां जो मध्याह्न दोपहर के 12 हैं जीएमटी पे, तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 3 बजे होंगे अपराह्न के। आप विकल्प 2 आप समझ गए होंगे, और इसको बस आप ये याद रखिए कि आप 1 डिग्री देशांतर का जो समय का अंतर साथियों होता है, मैंने जब ये ग्लोब पढ़ाया था अक्षांश और देशांतर के बारे में, तो मैंने विस्तृत इस पे जो है व्याख्यान दिया था, और इस पर आधारित प्रश्नों को भी कराया था। तो आप लोग इसे हल कर लेंगे आसानी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये 52, आप लोग देखिए कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। सी केव्स आर फॉर्म्ड इन ए कोस्टल एरिया। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो उपयुक्त कारण का पहली बात तो ये है, समुद्री गुफाएं जो बनती है वो क्या होता है कि जो समुद्री क्षेत्र होते हैं उनके तटों के आसपास तीव्र वायु चलती है, और वो तरंगे होती हैं, और तरंगों द्वारा क्या होता है कि वहां पर जो बालू होती है साथियों, उसमें अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया होती है। कहीं पर तो बालू उड़ जाती है और कहीं पर एकत्र हो जाती है, तो गुफा शेप की आकृतियां बनती हैं। तो पहले ही उत्तर साथियों सही है कि इरोजन एंड डिपोजिशन बाय वेव्स, ये तरंगों द्वारा अपर्दन होता है, और यही जो है निक्षेपण को इकट्ठा कर देती है, तो गुफाएं वो साथियों बन जाती। पहला विकल्प बिल्कुल सही है, पहला विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है 53 हमारा, कि स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं। तो ये बहुत अच्छा
प्रश्न है साथियों, ये आपको जो स्थान परिवर्तन के हिसाब से, अब आप देखिए मध्यवर्ती प्रदेश यानी जो ट्रॉपिकल जोन है हमारा, ट्रॉपिकल जोन यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और उष्णकटिबंधीय वन सदैव सदाबहारी होते हैं। वहां पर क्या होता है कि चूंकि सूर्य का ताप, वो सूर्य जो है इस क्षेत्र में लंबवत वो किरणें उसकी पड़ती है, तो यहाँ पर पहली बात तो उच्च तापन की स्थिति उत्पन्न होती है साथियों। यहाँ पर उच्च ताप होता है पहली बात। और जब यहाँ हाई टेम्परेचर होता है साथियों, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो समुद्र तल होता है, वहाँ क्या होता है कि तीव्र इवेपोराइजेशन होता है। यानी वेपोराइजेशन होता है, तो रोज प्रतिदिन वहां कन्वेंशनल रेन होती है, संवाहनीय वर्षा रोज होती है। अब भारी वर्षा रोज हो और उच्च ताप हो, तो क्या होता है कि यहाँ पर सघन वन क्षेत्र होते हैं, और वनों के पेड़ पौधों की ऊंचाई 200 मीटर से भी ऊंची हो जाती है। और यहाँ पर क्या होता है कि ये वन इतने सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश शायद ही तली तक पहुंच पाए। और यही कारण है कि इन पौधों में वो होड़ लगी रहती है, सूर्य के प्रकाश को पाने में इनमें होड़ लगी रहती है साथियों। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है कि ये जो सदाबहारी वृक्ष है भूमध्यवर्ती प्रदेश में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इवरग्रीन फॉरेस्ट वहां होंगे जहां पर भारी वर्षा और उच्च तापमान होगा। अगले उत्तर की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो पहला है कि उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। तो ये तो गलत है, 23.5 डिग्री उत्तर में जो है वो कर्क रेखा है, ये नहीं हो सकता। फिर मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, ये बिल्कुल सही है। ये जो है 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश से होकर गुजरती है। तीसरा देख लेते हैं, तो वैसे ये दूसरा ही उत्तर आपका बिल्कुल सटीक है, और इसे ही आप सही करिए। मकर रेखा वो साथियों, हमने जब आपको ग्लोब के बारे में जानकारी दी है, उसमें हमने बताया है कि मकर रेखा वो 23.5 डिग्री वो दक्षिणी अक्षांश से होती है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में, और 23.5 उत्तरी अक्षांश वाली जो रेखा होती है वो कर्क रेखा होती है, वो उत्तरी गोलार्ध से झुककर जाती है। फिर 66.5 डिग्री उत्तर वाली होती है, उसे उत्तर उपध्रुवीय वृत्त कहते हैं साथियों। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से होकर जाने वाली रेखा को हम साथियों दक्षिणी उपध्रुवीय वृत्त कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर, 55वां, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को, ये तो बहुत सरल है। ये जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है साथियों, वो मध्य से होकर जाती है पृथ्वी के, वो जो है ये सबसे बड़े वृत्त का प्रतिनिधित्व करती है, और इसे ही हम विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगले प्रश्न में जो हमारा 56 है कि निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए, बिल्कुल सही है। फिर बी है, यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में, ग्लोब झुका हुआ होता है, आप लोग देखते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। यह पृथ्वी पर वास्तविक प्रतिरूप है। तो साथियों ये पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। ये इसको समझने का प्रयास करते हैं कि बिल्कुल ये भी वास्तविक प्रतिरूप, तो भाई आप इमेजिनेशन में तो नहीं करते, ये तो रियल में दिखता है, तो ये भी सही है। और यह अंडाकार आकृति में होता है, ये बिल्कुल गलत है। ये अंडाकार आकृति नहीं बल्कि गोल होता है, अर्थात तो
इसमें जो आपका विकल्प कूट में सही होगा वो ए बी सी जिसमें दिया हो, यानी ए बी सी आपका दिया है साथियों चौथे विकल्प में, और इस विकल्प को आप सही करिए। स्पष्ट हो गया होगा। ग्लोब से आप देखिए बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। आपको मैंने ग्लोब के अध्ययन के लिए बढ़िया सा वीडियो बना के डाला था, आप लोग उसको अवलोकित करेंगे तो बहुत अच्छा तैयार होगा। अगला 57वां क्वेश्चन है, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, सही कारण का चयन करिए। तो साथियों बिल्कुल सही है कि भाई क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, आंधी बादल का बनना, आंधी आना और मौसम संबंधी सभी यानी वर्षा होना, ये सभी घटनाएं वो क्षोभ मंडल में होती है, ट्रोपोस्फीयर में होती है। जबकि समताप मंडल जो है मौसम संबंधी घटनाओं से वो मुक्त रहता है। अर्थात तो साथियों ये 57 का जो उत्तर होगा वो तीसरा, वो साथियों एग्जैक्ट सही है। आप ये तीसरा उत्तर सही करिए। ये बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, यही जो है वो वायुयान चालक वो ऊपर ले जाता है अपने वायुयान को, और प्रायः क्षोभ मंडल में वायुयान उड़ाना वो पसंद नहीं करता। अगले 58 जो है प्रश्न का उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित तो युगलों पर सही मिलान कीजिए। तो युगलों को हम सही मिलान करते हैं भाई। ओजोन परत साथियों समताप मंडल में पाई जाती है, और जानते हैं कि ये ओजोन परत वो सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत की माप जो है डॉप्सन में की जाती है। ये आप पॉइंट नोट करते रहेंगे, नए पॉइंट है तो अच्छा रहेगा। और ये ओजोन परत में छिद्र होने का कारण साथियों वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका प्रयोग जो है प्रतिशीतन में बहुत ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। तो आपको ए का तीसरा हो गया। और रेडियो कम्युनिकेशन, तो रेडियो कम्युनिकेशन साथियों वो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए वो आइनोस्फेयर, इसमें यद्यप दिया नहीं है लेकिन आप यहाँ पर चलिए रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इनको इसमें देना चाहिए था आइनोस्फेयर। और आइनोस्फेयर में चूंकि आयंस होते हैं और उसमें EDF लेयर होती है, और वही जो है रेडियो वेव जो रेडियो प्रसारण केंद्र से जाती है उनको रिफ्लेक्ट कर देती है पृथ्वी के व्यापक क्षेत्र में, और रेडियो कम्युनिकेशन में सहायक होती है। लेकिन अब तो जो हमारा रेडियो कम्युनिकेशन साथियों होता है वो 36,000 किलोमीटर पर स्थित वो जो भूस्थैतिक कक्षा में वो संचार उपग्रहों से होता है। लेकिन ये उत्तर में विकल्प मैचिंग में होना चाहिए, तो खैर अन्य से मैं मैच कर दे रहा हूँ। मौसम संबंधी सभी घटनाएं, सी का ये क्षोभ मंडल, सी का पहला सही है। और आप देखिए सी का पहला और ए का तीसरा, सी का पहला और ए का तीसरा साथियों वो 4 में दिया गया है। बस यही सबसे सटीक उत्तर आपका है। आप चौथा विकल्प बिल्कुल सटीक है साथियों। रेडियो कम्युनिकेशन लेकिन आप सही लिख लें कि वो आयन मंडल में रेडियो कम्युनिकेशन होता है। और पतली वायु, वो पतली वायु यानी रेयर थिन एयर जो होती है वो बहिर्मंडल में इक्का दुक्का वायु के वो परमाणु होते हैं। बहिर्मंडल में वायुमंडल विरल होने लगता है। वो आप केवल इसमें जो है ये आया है प्रश्न, इसमें एक विकल्प आयन मंडल होना जरूरी था, वो आप आयन मंडल ही रेडियो कम्युनिकेशन के लिए अवश्य लिख लें। अगले उसमें चलते हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है, बिल्कुल सही है, गर्म महासागरीय जलधारा है ये गल्फ स्ट्रीम।
साथियों, और ये जो गल्फ स्ट्रीम यानी जो गर्म जलधाराएं होती हैं, वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। भूमध्य रेखा पर आप जानते हैं कि सूर्य जो है लंबवत चमकता है, सन आइसोलेशन हाई होता है, तो यहाँ का जल गर्म हो जाता है। तो जितनी भी जलधाराएं भूमध्य रेखा से वो ध्रुवों की ओर चलेंगी, वो जो है गर्म जलधाराएं होती हैं। तो यहाँ ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जो आती हैं वो ठंडी होती है, तो पहला विकल्प बिल्कुल नहीं हो सकता है। अंत भाव भूमि के नीचे से गर्म होती है, गलत है। 3 गर्म पानी के झरनों द्वारा गर्म होती, गलत है। ये चूंकि भूमध्य रेखा के निकट है साथियों, इसलिए ये आपका जो विकल्प है 59 में, वो बिल्कुल सटीक भूमध्य रेखा के निकट होने से गल्फ स्ट्रीम एक वो गर्म धारा के रूप में है। अगले उत्तर की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। तो स्थानांतरीय कृषि, स्थानांतरीय कृषि क्या होती है साथियों? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आप क्या होता है कि पहले जो ये आदिवासियों में ये कृषि प्रचलित थी, आप लोग लिख लेंगे। और उनका एक विश्वास था कि वो क्या करते थे कि एक जगह का जंगल में आग लगा देते थे और वहां पर रोपण विधि से कृषि करते थे, और फिर वहां पर कृषि लेने के उपरांत वो उनको ये लगता था कि अब यहाँ की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो गई है, अतः वो अगले स्थान पे चले जाते तो थे। और इस पर क्या है ना कि भारत के, कई बार पूछा गया, भारत के जो पूर्वी राज्य है वहाँ के आदिवासी अभी भी, यद्यपि ये जो स्थानांतरीय कृषि है वो प्रतिबंधित है और इस पर रोक लगाई गई है। अब ये जो है, जो स्थानांतरीय कृषि के बारे में मैंने बताया, ये सघन वन वाले क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा प्रयोग की जाती थी। तो एक आध तो तीसरा विकल्प मतलब एक तीसरे से मैच हो जाएगा। फिर वाणिज्यिक अनाज कृषि, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है वो साथियों ये वो की जाती है। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग वो प्रमुख रूप से वो सघन, यानी जहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। जैसे आप जानते हैं प्रियरीज, जो प्रियरी घास का मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में, यूएसए में, वहाँ पर वो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, वहाँ पर वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है। फिर गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि जो इंटेंसिव क्रॉपिंग होती है, वहां पर क्या होता है साथियों, वहां सघन जनसंख्या जहां पर होगी, सघन जनसंख्या, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ये की जाती है क्योंकि गहन कृषि में एक इकाई यानी प्रति यूनिट, जो कह लीजिए प्रति यूनिट क्षेत्र में अधिक वो निवेश किया जाता है। वो ये कहिए आप कि वहाँ पर खाद या अन्य चीजें वो अधिक डाली जाती है ताकि कम भूमि में अधिक उपज हो। तो गहन कृषि यही है, और उसमें एक वर्ष में साथियों कई बार फसलें ली जाती हैं। तो इनकी मैचिंग आप देख लीजिए कि इसमें पहली बात तो इसमें आप सुमेलित करेंगे तो ये बी उत्तर आप देखिए, ए का 3 यानी सघन वन वाला क्षेत्र आपको बिल्कुल मैंने व्याख्या कर दी है। और ये
दूसरा विकल्प बिल्कुल सटीक उत्तर दे रहा है। अब अगले 61वें प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। काफी लंबा वीडियो बन रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है साथियों। 61वां है कि निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है असत्य कथन हमें छांटना है साथियों। इसमें पहला साथियों एक है कि बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। तो साथियों बिल्कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। एक मीथेन बायोगैस से ही उत्पन्न होती है। बायोगैस प्लांट जो होता है उससे मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती है, ये सही है। दूसरा सौर ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा है, बिल्कुल सही है। तीन ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है। तो ये जो है एग्जॉस्टिबल नहीं है ये साथियों। ये तो ज्वारीय ऊर्जा बिल्कुल नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है और हमेशा जब तक समुद्र रहेंगे और जब तक समुद्र में ज्वार आएंगे वो ये ऊर्जा आपको प्राप्त होती रहेगी। विकल्प 3 बिल्कुल सही है। अगले 62वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? तो साथियों बड़े आकार और भारी सामान को ढोने के लिए अनादिकाल से वो साथियों जल मार्ग वो सबसे सस्ता वो साधन माना जाता है। जल मार्ग से जो जो है यातायात होता है वो साथियों सबसे सस्ता साधन माना जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों को का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वो सुझाइए। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अनवीकरणीय संसाधनों को, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को, नवीकरण संसाधनों को और मानव निर्मित संसाधन, अजैव संसाधन। तो साथियों जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है हमारे, जैसे सौर ऊर्जा है, ज्वार ऊर्जा है और बायोगैस है, तो ये इन अगर हम इन साधनों का उपयोग करेंगे तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारी आवश्यकताएं भी पूर्ति होती रहेगी। अर्थात तो ये दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अब अगला 64वां है साथियों। एक कक्षा के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? यह व्यवहार वो साथियों क्या दिखाता है? तो साथियों भेदभाव। तो भेदभाव की बात तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन रूढ़िवादिता जरूर दिखाता है कि स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादिता की भाई ये एक सोच बनी हुई है कि आदिवासी लोग वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, वो जो है मुकुट लगाते हैं, वो जो है नृत्य की मुद्रा उनकी जो भाला वाला लेकर के नृत्य करते हैं, तो वो एक रूढ़िवादिता यानी एक आम सोच ऐसी है। जबकि लेकिन अब आप जानते हैं एसटी संवर्ग के लोग वो प्रगतिशील बहुत जीवन भी जी रहे हैं। जैसे राजस्थान के जो मीणा लोग होते हैं, आप देखते हैं कि वो यद्यपि वो शेड्यूल्ड ट्राइब में, लेकिन वो आईएएस जैसी परीक्षा में सफल होकर के बिल्कुल आधुनिक जीवन जीते हैं। तो रूढ़िवादिता को वो प्रतिनिधित्व करता है। 65वां क्वेश्चन है, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या है? तो साथियों किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, बिल्कुल सही है। आप अगर प्रेजुडिस हैं तो उसको हम निगेटिव पहले ही सोचने लगते हैं। भी उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, ये भी भाई क्या है, पूर्वाग्रही अगर कोई बहुत अच्छा है तो उसके बारे में हमारा ध्येय यही होता है कि नहीं ये उत्तम व्यक्ति है। ये भी दोनों बातें एक्सट्रीम को हम पकड़ते हैं सदैव, कि नकारात्मक रूप में देखते हैं, उत्तम श्रेष्ठ समझ सकते हैं। और इसके पश्चात तो है कि जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना, जो लोग
भिन्न है उनका अनादर करना। ये साथियों, ये बात, अच्छा, ये यहाँ पर जो कूट है साथियों, पहली बात तो कि उन्हें नकारात्मक, पूरा ग्रह में साथियों निगेटिव ही लिया जाता है, इसलिए बी विकल्प छोड़ दीजिए आप। और समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, तो ये ए सी डी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। ए सी डी विकल्प ही इस प्रश्न का सही उत्तर। पूर्वाग्रह ग्रस्त होना यानी वो नकारात्मक पक्ष को ले रहा है, जबकि उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना एक सकारात्मक बात है। ये यही छोड़ दीजिए बस आप। अगला 66वां प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव करिए। संघीय व्यवस्था के बारे में अभी हमने बताया। संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। संघीय व्यवस्था के संदर्भ में पहली बात है कि सांस्कृतिक विविधता, क्योंकि भाई देखिए भारत में डाइवर्सिटी तो व्यापक है। आप जानते हैं कि यहाँ पर विविध भाषा के लोग, विविध जाति संप्रदाय और धर्म के लोग रहते हैं, और संघवाद वो इसका जो है अनुपालन करता है। तर्क है या देश के अभिशासन के बहुलित चरण, यानी वो बहुलित चरण मतलब प्लूरल सोसाइटी का पक्ष लेता है। मेरे हिसाब से ये दोनों सत्य है, और ए की व्याख्या आर द्वारा होती है, अर्थात चौथा सही है, चौथा सही है। अगले 67वें प्रश्न पर चलते हैं। 67वां प्रश्न उसको समझते हैं, ये कि निम्नलिखित में से किस घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई। पहली बात तो ये है साथियों कि उल्लंघन के रूप में आपको चुनना है, तो उल्लंघन के रूप में हम देखेंगे। पहली क्या है, ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, तो ये तो है ही है, SC/ST एक्ट में ये चीज ली गई है। भी अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, ये भी पॉइंट है इसमें। और सी, गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना, तो ये अनुमति देना जनजातीय भूमि के दोहन के लिए गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को, गैर आदिवासी, तो साथियों ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में वो उनके वन जीवन को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। सी नहीं हो सकता। और अब ये है डी, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना। यहाँ पर साथियों ये थोड़ा सा उत्तर A B D, ये डी नहीं हो सकता, क्योंकि डी बिल्कुल हो नहीं सकता। अगर कूट को देखा जाए तो इसमें दोहन की अनुमति देना, यहाँ पर साथियों मेरे हिसाब से वो उत्तर इसका ये सही होगा। ABC ही सटीक उत्तर हो सकता है, क्योंकि अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना ये ऐसा कोई कंपल्सन वो SC/ST एक्ट में नहीं है, इसे ही हटा दीजिए। और डी चूंकि 3 विकल्पों में है, अर्थात अगर कोई विकल्प सही हो सकता है तो वो चौथा विकल्प ही सही होगा। अब अगला है, मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। बिल्कुल सही है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए, तो ये सही विकल्प द्वारा हम कथन को समझेंगे। पहला ये है साथियों कि ए, सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। भी, कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। सी, स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। और डी,
स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। तो साथियों विकल्प को देखते हैं। कूट में उत्तर है इसका। तो भाई सभी जातियों के बच्चे साथ में बैठकर भोजन करते, सही है। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया, ये भी सही है। और सी, स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया, ये बिल्कुल सही है। वो जो गरीब बच्चे भोजन के लिए संघर्ष करते थे, अब वो विद्यालय में चूंकि भोजन की व्यवस्था है तो इसलिए उनका नामांकन बढ़ गया। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई, ये बिल्कुल सही है। साथियों ये तीसरा उत्तर इसमें, यानी ए बी सी डी सभी चारों विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन से प्राविधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? ए, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं है। बी, न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल है, बिल्कुल सही है। सी, न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है। और डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। तो यहाँ साथियों देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका को शामिल नहीं किया गया है, बिल्कुल सही है। न्यायाधीशों की न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है, ये भी सही है बिल्कुल। कि वो सर्वोच्च न्यायालय में आप जानते हैं 65 वर्ष की आयु तक उसको केवल महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, और वो तब जब साबित कदाचार स्पष्ट हो जाए तब हो सकता, तो निश्चित कार्यकाल होता है साथियों। अब यहाँ पर साथियों न्यायाधीशों के आचरण की संसद में चर्चा नहीं हो सकती, हाँ ये भी सही है। आचरण पर चर्चा नहीं होगी यद्यपि महाभियोग के समय प्रक्रिया चलती है, लेकिन वो बहुत रेयर है। फिर डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, तो ये कोई जो है शपथ दिलाना उसकी स्वायत्तता के लिए आवश्यक नहीं, तो डी यहाँ कोई महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए। ए बी सी तीनों वो सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस काम की तुलना, वो वो जो है ऑफिस काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसके पीछे संभाव्य कारण क्या है? तो संभाव्य कारण क्या है भाई? ये तो सही है कि घरेलू महिला के कार्य को बहुत निम्नतर आंका जाता है, भले वो सुबह से शाम तक लगी रहे, उसके काम को कम ही आंका जाता है, जबकि वो कार्यालयी महिला से कहीं अधिक कार्य करती है। तो ये है पहला, कार्यालयी काम का अतिमूल्यन। तो ये कोई अतिमूल्यन संभव जांच कीजिए। अतिमूल्यन तो नहीं होता है। फिर दो, घरेलू काम के लिए कम समय लगना, ये भी गलत बात है, घरेलू तो काम तो सुबह शाम तक होते रहते हैं। तीन, भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था पर, ये पैट्रियार्चल सिस्टम भारतीय समाज का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर चौथा, घरेलू काम का अवमूल्यन, ये डिवैल्यूएशन जरूर है कि घरेलू काम का कोई मूल्य, वो जोर बहुत अधिक मूल्य उसका आका नहीं जाता। चौथा विकल्प साथियों सही है। 71वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, और इसमें संविधान में हमने विधिवत इसकी खूब व्याख्या की है कि भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? तो यहाँ पर साथियों अनुच्छेद 21 का जो है वर्णन, जो व्याख्या की है, इसमें साथियों आप जानते हैं कि जीवन का अधिकार है, और ये जीवन का अधिकार, वो न्यायालय ने कहा कि वो जो जीवन का अधिकार वो पशुवत जीवन से मात्र नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जिसमें स्वच्छ वायु हो,
शुद्ध जल उपलब्ध हो, शुद्ध भोजन हो और व्यक्ति को निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी भी हो। और उसे विदेश, अन्य बातें भी जोड़ी गई है साथियों कि विदेश भ्रमण का अधिकार उसको दिया गया। उसे जो है जेल सुधार, यानी जेल की जो स्थितियां वहां पर जेल सुधार को भी शामिल किया गया। स्वच्छ वातावरण में रहने के लिए देखिए, दिल्ली से जो डीटीएच वो बसें होती थी पहले, वो जो है बड़ा प्रदूषण करती थी, उनको हटाया गया। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक बसों को, ईवी वाहनों को लागू किया गया। तो ये सब चीजें न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या की है कि भाई लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी तभी होगी जब व्यक्ति को स्वच्छ जल, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ वायु और निजता का अधिकार प्राप्त होगा। अब अगले 72वें प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता, इंडियन सेकुलरिज्म और अमेरिकन सेकुलरिज्म से किस प्रकार भिन्न है? तो साथियों इसको देखते हैं कि अमेरिका में राज्य और धर्म से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सही है कि वहां पर धर्म और राजनीति के बीच पृथक्करण रखा गया। और आप जानते हैं इटली के जो है चिंतक है मैकियावेली, उन्होंने अपनी कृति लिखी है द प्रिंस, उसमें यही बात रखा कि धर्म और राज्य पृथक होने चाहिए पहले, जबकि यूरोप में ईसाइयत जो है और राजनीतिक व्यवस्था मिलके चलती थी। यहाँ तक कि पोप का राज बड़ा तगड़ा होता था, वो राजा से भी ताकतवर होता था। तो इसके विरुद्ध यह अवधारणा दी गई। और भारत जो अमेरिकन क्रांति हुई साथियों 1776 में, तो इस पर यह मुद्दा था कि धर्म को राजनीति से पृथक रखा जाए। और भारत में तो ये समझ लीजिए कि चाणक्य ने वो धर्म को राजनीति से पृथक करने की वकालत की। तो साथियों ए विकल्प ए तो सही है। बी को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की का प्राविधान है, ये भी सही है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर ये जो है बात नहीं आएगी, क्योंकि भारत में जो धर्म, यानी ये धर्मनिरपेक्षता है वो दूसरे हिसाब से है। यहाँ पर ये है ना कि हमारी ऐसी व्यवस्था है जिसमें कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने और उसका अनुपालन करने, पूजा पद्धति को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद 25 से 28 उसका व्यापक उल्लेख है। तो सी नहीं हो सकता। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है, ये भी गलत है। विकल्प कूट में जो उत्तर आएगा साथियों वो ए और बी, अर्थात वो विकल्प, वो चौथा, वो बिल्कुल सही होगा। चौथा विकल्प सही होगा। अब 73वां प्रश्न आप देखिए। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, ये ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। ये वाक्य का अर्थ क्या है? तो ए, सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। तो ठीक है, ये कानून का पालन तो सभी को करना ही पड़ेगा, वो तो बिल्कुल सही है। अब अगले उस पे आते हैं कि बी, कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उनके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये तो 15 में दिया ही गया आर्टिकल में। ये भी सही है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और रिलीजन। इसके आधार पर कोई भी भेद नहीं होगा, असमानताएं समाप्त हो जाएंगी। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ये सी हटा दीजिए। और यह डी है, यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। तो ए बी डी जिसमें है वो उत्तर सही है साथियों। यानी विकल्प आपका वो साथियों वो जो है ये
विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 74। अब आप देखिए, निम्नलिखित युग्मों का सही सुमेलन। तो राजमिस्त्री, राजमिस्त्री सही विकल्प। राजमिस्त्री एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में ही, एक कारीगर के रूप में वो राजमिस्त्री साथियों होता है। इसमें बिल्कुल सही है कि वो दिहाड़ी मजदूर होता है। और फिर घरेलू कामगार, घरेलू कामगार, डेली वेजेस लेबर, अच्छा कैजुअल वर्कर, अनियमित मजदूर, घरेलू कामगार, अनियमित मजदूर। तो यहाँ पर आप सुमेलन में देखिए कि ये घरेलू कामगार जो होता है वो अनियमित मजदूर होता है, कि भाई कभी सफाई कोई करा रहा, कभी नहीं करा रहा। सब्जी विक्रेता, वो स्वरोजगार, स्वयं अपना रोजगार चलाए हुए। दुकान में सुपरवाइजर, वो व्यवसायी। तो साथियों दुकान में जो सुपरवाइजर होता है वो तो नौकरी पेशा व्यक्ति है, उसको वेतन दिया जाता है, वो व्यवसायी नहीं है। तो डी नहीं होगा, बाकी ए बी सही सुमेलित है। ए बी सी वो साथियों बिल्कुल सुमेलित हैं। अगला 75वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। ये तो सही बात है। स्लम जो है, एरिया जो है, उसमें बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग वो वहां पहुंच रहे हैं साथियों, उससे ये समस्या आ रही है। तो एक सही है कि शहरी क्षेत्र में जीवन के स्तर में अधोगति के लिए जिम्मेदार है। जीवन स्तर का डिटरियोरेशन हो रहा है। तो स्लम एरिया का ये बिल्कुल सही है। ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, ये जो है डिसरप्शन ऑफ रूरल लेबर मार्केट, ये बात सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में वो कृषि के लिए कामगार नहीं मिल पा रहे, वो सब शहर पलायन कर जा रहे हैं। और इससे सी की घटी हुई कृषि उत्पादकता। तो यहाँ पर ये बात नहीं है कि ये जो माइग्रेशन हुआ है तो कृषि उत्पादकता घटी है, बल्कि आप देखिए उत्तरोत्तर कृषि उत्पादकता बढ़ती जा रही है। तो मेरे हिसाब से सी नहीं हो सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या, ये तो कुशल कार्यबल तो माइग्रेट हो गया, तो ये भी नहीं होगा। यानी साथियों ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या, तो इसमें तो साथियों वैसे उस हिसाब से तो ए बी ही उत्तर होना चाहिए। कुशल कार्यबल तो माइग्रेट हो रहा है मेरे हिसाब से। तो ए बी चूंकि है नहीं, तो ए बी डी दे रहा है। तो पहला विकल्प आप इसको सही कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पर विकल्प साथियों केवल जो है ए और बी होंगे। तो मेरे हिसाब से ए और बी चूंकि किसी में नहीं है, तो इसलिए इसे आप छोड़ दीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवा में सम्मिलित किया जाता है, किया जा सकता है। तो पुलिस सेवाएं सार्वजनिक सेवाएं, बिल्कुल सही। न्यायिक सेवाएं भी वो साथियों सार्वजनिक सेवाएं ही हैं। न्यायिक सेवाएं भी वो सार्वजनिक सेवाएं हैं। शैक्षिक सेवाएं भी सार्वजनिक सेवाएं हैं। तो निर्माण सेवाएं लेकिन सार्वजनिक सेवाएं नहीं है, क्योंकि वो जो है आप पब्लिक सर्विस में नहीं आती, वो प्राइवेट तौर पर भी निर्माण सर्विसेज होती है। तो यहाँ पर साथियों ए बी सी विकल्प वो चौथा विकल्प सही है। आप चौथा विकल्प सही करिए। अगले प्रश्न की ओर 77वां है। अब ये ये देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, इतिहास का जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश काल की 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने का विरोध क्यों हुआ। साथियों ये इल्बर्ट बिल लाने वाले थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन कहा जाता है। उन्होंने भारत में बहुत सारे सुधार किए थे। वो स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं। इल्बर्ट वो लॉर्ड रिपन
साथ ही उन्होंने जो लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था उसे भी वापस कर लिया था और भारतीयों के बीच वो बहुत लोकप्रिय थे। इल्बर्ट बिल ला करके उन्होंने ये व्यवस्था दे दी थी कि अब अंग्रेजों यानी गोरों के मुकदमे भारतीय न्यायाधीश सुन सकेगा। तो इसका विरोध हुआ था, श्वेत विद्रोह कहा जाता, अंग्रेजों ने विरोध कर दिया था लॉर्ड रिपन का, गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन का। तो साथियों यहाँ पर आप देखिए ये भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। तो ये तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो रॉलेट एक्ट वाली भाषा कह रहा है ए में, ये नहीं हो सकता। बी, अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। ठीक है, अच्छा। सी है, बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। वो बिल्कुल सही है। बी और सी, बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया लाता। तो साथियों ये बी और सी विकल्प जो है वो एग्जैक्टली वो करेक्ट है। आप देखिए कि दोनों बातें इसमें आ रही है, यानी विकल्प जो बी और सी है, यानी वो केवल दो में दिया है। हमने इस एल्बर्ट बिल की पूरी इतिहास की कहानी आपसे साझा की है। आप जो है गवर्नर जनरल के समय घटित घटनाओं का मैंने पूरा एक वीडियो बनाया, हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आप दो वीडियो में ये उपलब्ध है, इसे आप देखिएगा तो विभिन्न गवर्नर जनरल के समय हुए कार्यों का बहुत व्यापक उल्लेख किया है मैंने। तो साथियों अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर हैं। तो अब इस पे ये कथन है और जरा कारण भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कथन और कारण जो है हम लोग पढ़ लें दोनों को। पहले, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार रूप नहीं कर पाए। ये तो बात सही है कि वो चीजें अभी हम उनको साकार रूप में नहीं कर पाए हैं और असल जिंदगी में जो संविधान में दी जा गई बातें हैं वो असल जिंदगी में अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है। इसमें अभी समय लगेगा। तो साथियों ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न जो है नीचे दिए कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। तो खिलाफत आंदोलन साथियों आप जानते हैं अली बंधुओं द्वारा 1920 में चलाया गया था, क्योंकि जो है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो वर्साय संधि हुई थी, तो तुर्की पर बने अनेक अपमानजनक वो प्रतिबंध लगा दिए गए थे। क्योंकि तुर्की का जो खलीफा होता था वो समस्त इस्लामिक जगत का खलीफा यानी धार्मिक गुरु मानते थे। तो भारतीय मुसलमान भी इससे असंतुष्ट थे। तो आप यहाँ पर देखिए 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी। बिल्कुल सही है। भी, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये ए साथियों सही है, लेकिन इसमें बी वो सही नहीं है। ए सही है लेकिन वो बी सही नहीं है। तो यहाँ पर पहला विकल्प वो सही हो जाएगा। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। हमने जो है खिलाफत आंदोलन के बारे में वो असहयोग आंदोलन के दौरान हमने इसको पढ़ाया है, आप लोग देखेंगे। फिर कथन है कि नील का व्यापार बढ़ा। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यवसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। तो ये बिल्कुल सही है। इंडिगो साथियों एक रेशा था
जब कृत्रिम रेशा यानी नायलॉन, रेयॉन जैसे रेशे नहीं खोजे गए थे, आविष्कार नहीं हुआ था, तब इसकी बड़ी मांग यूरोप के जो है औद्योगिक घराने में हुआ करती थी। और यहाँ पर जो अंग्रेज निलहे होते थे, वो भारतीय कृषकों पर दबाव डालकर वो जो है नील की खेती कराते थे, जबकि भारतीय कृषक वो अपने जो है खेतों में धान की खेती करना चाहते थे। अब यहाँ पर दूसरा है कारण बता रहे हैं कि इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। तो ये भी बिल्कुल सही है और दोनों व्याख्या साथियों करते हैं। अर्थात ये जो है आप चौथा विकल्प सही है। और इसके लिए आप जानते हैं कि 1859 में एक नील आंदोलन हुआ था और ये जो नील आंदोलन हुआ था गोविंदपुर गांव जो नादिया जिला बंगाल में, उसी में जो है एक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक नीला दर्पण नामक उपन्यास प्रसिद्ध लिखा था, जिसका टेलीविजन में कई बार प्रसारण हुआ है। और जब वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तो चंपारण आ गए थे। और साथियों हमने इसकी व्याख्या की है कि चंपारण में जो है महात्मा गांधी ने 1917 में जो प्रथम अपना भारत भूमि पर सत्याग्रह किया है, वो 1917 में किया है। और 1917 में ही वो ये जो है भारतीय कृषकों को शोषण करने वाली नील की खेती का अंत हुआ था। अब 81वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लंबा वीडियो बन रहा है साथियों, लेकिन ये चूंकि महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, इसलिए मैं इसे विशेष रूप से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आशा है आप लोगों को ये उपयोगी आप लोगों के लिए साबित होगा। अब हम लोग 81वें प्रश्न को देखते हैं और उसका उत्तर खोजते हैं। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? तो बुद्ध के उपदेशों के संदर्भ में हमने बौद्ध मतलब जो है धार्मिक आंदोलन में हमने बुद्ध, बौद्ध और जैन धर्मों के बारे में खूब व्याख्या की है। तो ए हमारे कष्ट, हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों का परिणाम है। ये ए बुद्ध के दर्शन में ये चीज जो है आप बिल्कुल देखते हैं कि वो कहते भी थे भाई सफरिंग्स जो है, अनहैप्पीनेस जो है, वो पास्ट बर्थ की देन है और अनंत और कभी न पूरी होने वाली लालसाओं का कारण होते हैं। यानी सफरिंग्स एग्जिस्ट वेयर देयर इज डिजायर, जो इनलेस डिजायर है, यानी बी भी सही है आपका। फिर सी, एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। तो साथियों, खुशहाल जीवन के बात ही नहीं किया उन्होंने। महात्मा बुद्ध ने तो इसको जो है वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग की बात की है। तो हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम। यहाँ पर एक साथियों संशोधन कर लीजिए, ये पॉइंट, ये ए संभव नहीं हो सकता, पिछले जन्मों का नहीं परिणाम है, क्योंकि वो जो है एक एक संप्रदाय बौद्धों का भी मानता ही नहीं पुनर्जन्म। तो ये नहीं, ए हटा दीजिए। पहली बात तो ये है कि भाई जो हमारे कष्ट और दुख, हमने जो 4 आर्य सत्य बताए थे, उनमें देखिए आर्य सत्य में चारों, जो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, बी बिल्कुल सही है। और सी, एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेश मतलब अष्टांगिक मार्ग को अगर अपनाएंगे तो वो जो है सही रहेगा। इसमें बी और सी सही है साथियों, ये जो है ए नहीं हो सकता, पूर्व जन्म के संदर्भ में उन्होंने लिया ही नहीं। अगला है 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। बिल्कुल सही, जब वहां मशीनीकरण नहीं हुआ था तो वहां पर बड़ी मांग हुआ करती थी साथियों। ये
बिल्कुल सही है। अब इसके कारण क्या था, अधिकाधिक लोगों ने कताई धुलाई रंगाई का धंधा अपना लिया। बिल्कुल जब डिमांड थी तो बुनकर और जुलाहे बहुत समृद्ध हो गए थे। भी शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हुई। ये भी सही है, डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी। और डी एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली आ गई। तो ये पेशगी की वो साथियों, उनको देखा जाए तो ये ये चीजें इसमें जो है ये अधिकाधिक लोगों ने कताई धुलाई रंगाई का धंधा तो अपना लिया, बिल्कुल सही। शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी आई। लेकिन चूंकि स्वतंत्रता शब्द यहाँ संभव नहीं हो सकता, क्योंकि दिसंबर 16वीं दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई और 17वीं शताब्दी के आते आते अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा। तो यहाँ पर स्वतंत्रता नहीं हो सकती। डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में वृद्धि, ये भी नहीं हो सकता। एजेंटों से पहले ही पेशगी, तो ये तो व्यापारी जो होते थे, अंग्रेज व्यापारी हो या अन्य व्यापारी हो, वो पेशगी दे करके औने पौने में उनके उत्पाद तो लेते थे। ये संभव है, यानी ए और डी विकल्प सही है। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा फुले की 1873 में आई किताब समर्पित है। तो साथियों 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले वो पहले दलित उत्थान के व्यक्ति हैं और उन्होंने ही सत्यशोधक समाज 1873 में स्थापित किया था। और साथ में सत्यशोधक समाज स्थापित करने के साथ साथ उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, गुलामगिरी। गुलामगिरी, वो गुलामगिरी जो थी वो साथियों उन्होंने जो लिया था वो अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं का उल्लेख किया था गुलामगिरी में। और उनकी एक साथियों पुस्तक और थी, सत्य धर्म पुस्तक। मैंने धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन में जो दलित जाति आंदोलन है उस पर इसका व्यापक उल्लेख किया है। आप अधिक जानकारी के लिए उसे आप करेंगे, क्योंकि लंबा बन रहा है वीडियो, इसलिए शॉर्ट में जल्दी से ये इसे समाप्त किया जाए। बस कुछ ही प्रश्न शेष हैं, उन्हें कर लेते हैं। पहला है ए, 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। तो आवाज उठाने लगे थे, ये बिल्कुल सही है। और फिर है उठाने लगे और सामाजिक समता न्याय की मांग करने, बिल्कुल सही है। फिर मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी। ये साथियों ये जो है ए और बी दोनों सही है और सही व्याख्या करते हैं। तो ये चौथा विकल्प सही है। अब अगले उस पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार वो मिलना चाहिए? तो ये साथियों मुमताज अली एक समाज सुधारक और नारीवादी नारीवादी आंदोलन की से जुड़ी एक महिला थी। आप ये मुमताज अली, ये विकल्प सही करिए। ये फेमिनिस्ट मूवमेंट से जुड़ी महिला थी और उन्होंने कुरान की आयतों को संशोधित करने और महिलाओं को भी समान अधिकार देने की वकालत की थी। मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि तो 86वां जो है प्रश्न यहाँ पर इसको समझते हैं। ए कि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी है। हाँ, ये यही सटीक है, वे उन इलाकों में रहते थे जहाँ मध्यकालीन शासक गए। अच्छा, ब्रिटिश शासक के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नजरों में वे अलगाव में थे, तो एकांत में रहे। ये इसमें साथियों ये जनजातीय समुदाय के बारे में मध्यकाल में इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि वहां पर अभी शिक्षा का कोई प्रसार नहीं था। तो लिखित सामग्री की बात
का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर 87वां खुदा है। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। तो ये साथियों जो बात है वो हमने अभी मध्यकाल अभी हाल ही में मैंने पढ़ाया है कि रजिया सुल्तान जो थी वो योग्य शासिका के रूप में थी, योग्य प्रशासिका थी, और उसकी योग्यता को देखते हुए ही पिता इल्तुतमिश ने साथियों उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन चूंकि तुर्क के चालीसा के दल के सरदार थे, वो जो है एक महिला को वो घुड़सवारी करना, युद्ध का संचालन करना, पुरुष वेश में होना, ये उन्हें स्वीकारते नहीं थे। इसलिए ये स्टेटमेंट यानी खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों के बाद खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। तो ये रजिया के बारे में साथियों कहा गया। आप मेरे मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो वीडियो है दिल्ली सल्तनत का, आप देखें उसमें व्यापक मैंने इसका उल्लेख किया है। 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा यह से कथन सही है। तो इसमें देखते हैं 88वां प्रश्न है कि मेहराबों का निर्माण वो प्रारंभ हुआ। तो मेहराबों का निर्माण के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था, और इसमें फिर मेहराबों का निर्माण रचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। तो ऊपरी जो मेहराब शैली है साथियों, वो भारतीयों से सीखा था दिल्ली सल्तनत के लोगों ने। तो मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता है। तो मेहराब तो ऊपर का भाग होता है। बी गलत है, ए सही है। तो विकल्प वो साथियों केवल 1 सही है। अगले उत्तर को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हुए हैं। तो साथियों जो चूना पत्थर के औजार है वो साथियों हुस्गी नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। विकल्प वो 4 सही है। चूना पत्थर के औजार वो पुरापाषाण काल में, आप जानते हैं कि वो जो है प्राय पत्थरों के औजार, यहाँ तक कि कहीं कहीं हड्डियों के औजार मिले हैं। लेकिन जो चूना पत्थर से निर्मित औजार है वो केवल और केवल हुस्गी से मिले हैं। अब अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है। तो महाजनपदों से कर वसूलने के संदर्भ में कौन सही नहीं है। आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती है, तो सही है। फिर 2 व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर, ये भी सही है। 3 ज्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा, ये उपज का आधा नहीं, 1/6 से 1/4 तक कर लिया जाता था। तो 3 नहीं होगा। ये तो अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का आधा सर्वाधिक वो साथियों वो जो है लिया है कर। तो ये बहुत बाद में साथियों आया है। अरे साथियों यहाँ पर ये ज्यादातर फसलों पर कर का उपज का 1/2 हिस्सा वो निर्धारित होता था। तो ये जो है उत्तर सही है। चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पादों के रूप में कर देना पड़ता था। एक चरी कर और घरी कर लगा था दिल्ली सल्तनत में। हाउस टैक्स वगैरह ये बाद में लगाया गया। तो साथियों ये जो है सफलतापूर्वक ये प्रश्न पत्र हल होता है। आशा है आपको उपयोगी साबित होगा।
बहुत-बहुत धन्यवाद।